हमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं रखनी चाहिए कि ये विदाउट डिजाइन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है ये बिला सबब नहीं है, और ये बाकायदा तौर पे उसी साजिश की एक कड़ी है जिस साजिश को हम पहले देखते रहे। ये साजिश हमने अदालत के खिलाफ भी देखी, ये साजिश हमने रियासत के खिलाफ भी देखी, ये साजिश हमने सियासत के खिलाफ भी देखी। आप सबके हाफजे में हैं ये चीजें, मुझे उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जानते हैं कि जब ये मामला अभी जब शुरू हुआ उस वक्त पहले इसमें एक फैक्टर था जो आपने सबने उसको देखा, गौर किया, उसपे ऊपर हमने बात की, लेकिन उस वक्त इनिशियली हम ये समझ रहे थे कि शायद कि किसी वक्त ये चीज जो है ये जब सामने अपने हकाइक के साथ सामने आएगी तो फिर उसके ऊपर कुछ बातचीत की बात गुंजाइश दलील के साथ रीजन के साथ बातचीत होगी। ये तो मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ की तारीख है कि वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करती। वो चाहे हुकूमत में हो तब भी तस्लीम नहीं करती। हुकूमत में हो तो वो उस वक्त अपनी स्टेट की पोजीशन से अब बदतरीन रिगिंग करके उसको और फिर अपनी तरफ से उसके लिए वो सूरत हाल अगर इलेक्शन कमीशन पूछे, डस्का के इलेक्शन की एग्जाम्पल आपके सामने है। डस्का के इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में हुई थी वो आपके सामने है, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली थी, मुझे याद है कि उसमें उमर अता बंदयाल साहब, उनकी फैमिली, उनके बच्चों का, उनकी खवातीन के नाम, उनकी तस्वीर लगाकर बाकायदा तौर पर एक मिलिशियस कैंपेन, एक हेट कैंपेन, एक थ्रेटनिंग कैंपेन उस वक्त की गई कि उमर अता बंदयाल की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो थी वो फैसला कैसे देगी और इलेक्शन कमीशन में जो इतराजात उठाए गए थे वो फैसले कैसे देंगे। इन सब बातों को सामने रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये भी बावर कराना चाहता हूं और आपको याद कराना चाहता हूं कि जब ये मामला उस वक्त 35 पंक्चर की इलेक्शन कैंपेन का था और 35 पंक्चर की जो पोजीशन इमरान ने ली थी, तो सिर्फ आप याद करें कि 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था और ये शोर मचाया गया था कि कोई जो लीगल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसेस ट्राइब्यूनल्स का है, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, बस आप 4 हलके खोल दें। और उस वक्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे, उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है, नीदर इनकी कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई इंटरएक्टिव पोजीशन है, ना इनका इलेक्शन के कंडक्ट से कोई ताल्लुक था, ना इनका इलेक्शन के नताइज के टेबुलेट करने से कोई ताल्लुक था, ना इनके पास डायरेक्ट एक्सेस थी, नीदर इनकी डोमिनियन में थे किसी सूरत भी, और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एक तफसील दी और उन्होंने बताया कि ना वो डीआरओ हैं, ना आरओ हैं, ना डीआरओ आरओ के ऊपर कोई सुपरवाइजरी उनकी पोजीशन है, वो बिल्कुल नॉन पार्टी टू द टोटल प्रोसीडिंग है, तो उससे काफी हद तक क्लैरिटी आ गई कि जिस बंदे के पास कोई प्रोसेस में इख्तियार नहीं है, जिनके पास किसी किस्म की कोई उसके ऊपर दस्तरस नहीं है, जिनके दस्तखत के साथ या जिनके कहने के अमल के साथ डीआरओ अपने तौर पे डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं। डीआरओ का टोटल कंडक्ट, आरओ का टोटल कंडक्ट इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करती है, उनकी कैपेसिटी टोटली चेंज हो जाती है। इलेक्शन अगर वो साहब जुडिशरी से हों, वो साहब एग्जीक्यूटिव से हों, जिस तरीके से भी उनका ताल्लुक हो, लेकिन जब वो एज आरओ और डीआरओ एक्ट कर रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन उनके उस कंडक्ट को रेगुलेट भी करता है,
اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی وہیں پر ہے, اور ان کی جو پوری ان کی کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن, کیونکہ وہ اس کا ریگولیٹر ہے. اب یہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈفرنٹ ڈی آر اوز کی تصاویر لگا کر, ان کی فیملیز کی تصاویر لگا کر, ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہا ہے, اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے, اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے 9 مئی سے قبل کیا گیا تھا. یہ لوگ اپنے اس انتشاری رویے سے بالکل باز نہیں آ رہے. 9 مئی کو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تاریخ دن تھا, جس دن افواج پاکستان کے خلاف ایک اسی طرح کی ہیٹ کیمپین چلا کر, ایک متواتر ہیٹ کیمپین چلا کر, بلا جواز ہیٹ کیمپین چلا کر, اس کے بعد ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ایک وائلنٹ موب میں کنورٹ کیا گیا, اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کروائے گئے, اس کے بعد پھر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کروائے گئے, اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا, ایئر بیسز پر حملے, بینک جلائے گئے, ایمبولینسز جلائے گئے. تو یہ 9 مئی کا ایک بالکل ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پر ہیٹ انسائٹ کر کے کوئی ایویڈنس کے بغیر. اب جب یہ دیکھیں ہوتا کیسے ہے کہ جو ایک اسٹیٹ کا امپلائی ہے, جو اسٹیٹ مشینری, اس کا اسٹیل فریم ورک ہوتا ہے اسٹیٹ کا, جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں, آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو ان کی لائف کے ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ کارکنان وہ ان کے پیچھے باہر نکلیں, ان کو روکیں, ان کے دفاتر پر حملے کریں, ان کے گھروں پر حملے کریں. آپ یہ انسائٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, میں ان کو یہ متنبع کر رہا ہوں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پری ایمپٹ کریں. اگر آپ نے یہ پری ایمپٹ نہیں کیا, یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آفیسرز جن کی الیجینس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے, ایک انوائلیبل الیجینس ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 5 کہ اگر جو پاکستان کا ہر شہری اس کی ریاست کے ساتھ وفاداری مکمل طور پہ غیر مشروط ہوگی, وہ کسی سیاسی جماعت, گروہ, کسی انتشاری فرقے یا فتنے کے گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں, جو اسٹیٹ کا ریاست کا اسٹیل فریم ورک ہے, ان لوگوں کو تھریٹ کر دیں, ان لوگوں کو ان کی سیفٹی کے متعلق تھریٹ کر دیں, ان کی لائف کے متعلق تھریٹ کر دیں, اور وہاں پر جا کر یہ ان کے متعلق اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کریں. میں حکومت وقت سے جو ابھی نگران گورنمنٹس بیٹھی ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کر رہے ہیں, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا کانسیکوینس نہیں ہوگا, تو میرا خیال ہے دین وی آر لیونگ ان کوکوز لینڈ. آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے, اور پھر پریسیڈنٹ ہے, ایک شخص کے کردار کے متعلق آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس نے ایک معاملہ جو کیا وہ کیسے کیا. اور یہ کوئی دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں. یہ آپ پابلو ایسکوبار, یہ ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے, نٹوریس کریکٹر ہے, رادر فیمس, میں نے غلط ورڈ کہہ دیا. اس نے جب اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی تھی تھرو ہز اون کارٹل, تھرو ہز منی, مہم, مافیا, اسی طرح کا کردار تحریک انصاف کا ہے, کچھ فرق نہیں ہے اسے. اس کے پیچھے بھی فالوورز تھے, اس کے پیچھے بھی فالوورز ہیں. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ گورنمنٹ آفیشلز کی تصاویر لگا کر, یہ کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا, یہ کسی بڑے پولیٹیکل قداور, کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے. یہ کر کیا رہے, یہ ہراس کر رہے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز کو ہراس کر رہے ہیں. ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے 9 مئی کو ایک ایسی بنیاد پر. اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں, ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے, اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی, عدالت کی کنوکشن کو بنیاد بنا کر 7 to 11 آپ کے وہ لوگ جو آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے, وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, وہ کہتے تھے جی کورٹ کی کنوکشن ہے. ہم کہتے تھے کورٹ کی کنوکشن میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا, ایک لمبی بحث ہے, اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن جس طریقے سے وہ پابلو ایسکوبار کا وہ مافیا جو تھا وہ کرتا تھا, تصاویر لگا کر گورنمنٹ آفیشلز کو
अगर 1 इंच का फर्क हो इनकी इस कैंपेन में उस कैंपेन के साथ, आप उसकी पूरी मुमासलत ढूंढ सकते हैं। ये ड्राइव करते हैं अपने आप को, कैसे ये ड्राइव करते हैं, इनके कौन लोग आइडियल्स हैं, किन के किए कामों को ये फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट की है कि ड्रग माफियाज के, कार्टेल्स के किए गए तरीकेकार को ये इख्तियार करते हैं। दूसरी जो मैं आपसे बात कहने लगा हूं, देखें, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी एक लम्हे की मैं आपके सामने इस बात पर मुझे कहने में आर नहीं है। ये जो इस वक्त इनकी पोजीशन है, मैंने आपको कहा कि 9 मई का वाकया आप देखें जरा, उसकी मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसका एक ट्रेल देता हूं। 9 मई से पहले क्या हो रहा था? 9 मई से पहले इमरान के खिलाफ वारंट्स आ रहे थे। वो वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे थे। वो वारंट्स लेकर अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनकी रेजिडेंसेस पर जाते थे तो वहां पर जत्थे बिठा दिए थे, जिनके कंधों पर लाठियां थीं, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब थे। जब वो लोग कोर्ट सर्वर्स वो वारंट्स एग्जीक्यूट ना कर सके, पुलिस की मदद ली गई। पुलिस की मदद लेकर जब वहां तक पहुंचे तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने उनके ऊपर बलवा किया और वो एक्यूमुलेट हुई बाद में सिचुएशन। जब इसकी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट के बाद वो सिचुएशन ऐसे एक्यूमुलेट हुई कि वो बाकायदा तौर पर पूरी स्टेट की जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसके खिलाफ हमले की सूरत में। आप देखें, अब बताएं कि किन लोगों को छोड़ा उन्होंने। लाहौर में, पेशावर में, कराची में, भावलपुर में, सरगोदा में, मर्दान में टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। सो दे हैव अ हिस्ट्री। इनके हमारे पास ये मानने को, यकीन करने को, इस बात की तस्दीक करने को हमारे पास सबूत और शाहिद है कि इनके पास तारीख है ऐसा काम करने की। और आज फिर दोबारा से इन्होंने उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर हेट इंसाइट करना शुरू कर दिया है अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स के साथ, और ये बाहर से कैंपेन चलाई जा रही है। मैं स्टेट मशीनरी से ये दरख्वास्त करूंगा आज के केयर टेकर से कि आप जिस तरीके से कल रात से ये पूरी सूरत हाल शुरू हुई है, इस सूरत हाल को अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया, कंट्रोल ना किया, वो जो लोग इनके अकाउंट्स को बाहर से बैठ के चला रहे हैं, अगर उनके अजीजो अकारब यहाँ पर जो ट्रोलर्स बन के उसको, उस हेट स्पीच को, उस हेट इंसाइटमेंट और जो पूरी की पूरी नफरत पर मबनी, झूठ पर मबनी, बगैर शवाहिद के, अब कल आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं वो सरापा एहतजाज है। वो सवाल उठा रही हैं कि एक कमिश्नर जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो नॉन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बिला जवाज इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी उनके ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाए वो सब आपने कल सुने, और उसका जो कल उन्होंने अपनी एक ब्रीफ सी मीडिया इंटरेक्शन में जो जवाब दिया, वो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, वाइजली दिया कि सबूत क्या है, किस बुनियाद पर ये बात करें। अगर इस शख्स के पास जिसने कल ये बात की थी कोई एक सबूत होता तो जो इस हद तक ब्लेटेंट हो गया था, तो वो कोई एविडेंस प्रोवाइड करता, वो कोई जिक्र करता कि फ्ला सच एंड सच। जेनेरिक एलिगेशंस नहीं होते। आप जेनेरिक एलिगेशंस लगाकर कभी कोई मुकदमा, कभी कोई बात, कभी कोई ऐसा फैक्ट नरेट नहीं कर सकते। कभी कोई आप, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि जिसमें आपने कह दिया और विदाउट एविडेंस आपने बात कर दी तो उसके, ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है। ये 9 मई पार्ट 2 है। ये इस मुल्क के खिलाफ भरपूर तरीके के साथ जो आग लगाने का मंसूबा इन्होंने किया हुआ है, ये उसी की एक कड़ी है और ये रुक नहीं रही। इसमें आप गवाह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूं। इसने पाकिस्तान की सियासत पर हमला किया। किस लिए किया? कि ये लोग अवाम की भलाई का काम करते हैं, ये सी पैक्स करते हैं, ये पाकिस्तान में 43 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, ये गवादर के पोर्ट्स बना रहे हैं, ये गरीब आदमी की तरफ सब्सिडीज का रुख मोड़ते हैं, वसाइल का रुख मोड़ते हैं। इसने अपनी एलीट के साथ इसको दोबारा कैप्चर करना था। ये हमलावर हुआ पाकिस्तान की सियासत पर। इसने पार्लियामेंट को मतरूक किया। इसने पार्लियामेंट पे अपने मुराद सईदों से, अपने ये वो अली जैदियों से और बेशुमार इस किस्म के कैरेक्टर्स जिनका कोई तल्लुक ही नहीं था मासवाए गाली देने के, हंगामा आराई करने के, पार्लियामेंट को रिडंडेंट, जो जगह अहले हलो अक्द होती है, जिसने दलील से, तकरीर से, बहस से
कानून से मुल्क को चलाना है, उस जगह को इन्होंने अखाड़ा बनाया, अखाड़ा बनाकर पार्लियामेंट को मतरूक किया। दूसरी साजिश इनकी सियासत के बाद पार्लियामेंट के ऊपर थी। तीसरा हमला इन्होंने पाकिस्तान की अदालत पर किया। वो साकिब निसार के जो पीछे बिठाए बंदे थे, वो 5 जज, 27 मुकदमे और 27 के 27 मुकदमे उन्हीं 5 जजों पर। पाकिस्तान की तारीख ने पहली बार ये मुनकसिम बेंच देखा जो आपस में बात नहीं कर सकते थे, जो इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे, और इन्होंने उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर। बात में कह गया उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट के जो वो थे जो फैसले थे वो बेल ऑर्डर्स पैकेज की सूरत में मिलते रहे। वो जो रीराइट किया जाता रहा कॉन्स्टिट्यूशन टू फेवर इमरान पार्टी, वो किसी को भूल तो नहीं गया। वो हमला पाकिस्तान के अदालती इंसाफ के निजाम के ऊपर था, वहां पर बात खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया। अच्छी खासी ग्रो करती इकोनॉमी थी, जो दुनिया में अंडर 20 की इकोनॉमीज के अंदर कंसिडर की जाने लग पड़ी थी। 24th नंबर पे आ रहे थे, राइट ट्रैक पे थे, बेहतर सूरत हाल थी। उसको बिल्कुल बर्बाद करके मईशत को 48वें नंबर से भी नीचे फेंक दिया। फिर करप्शन का आप देखें, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने आई है, उसके नंबर्स में कितना नीचे लाकर फेंक दिया। फिर पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी एक हमला था कि इसको किस तरह से तबाह बर्बाद किया जाए। फिर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा। इनकी साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रहे।